बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने 30 अंक के बहुविकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत सही विकल्प तथा रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्नों को देखे थे और आज हम सत्य असत्य लिखने वाले प्रश्नों के यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में 6 प्रश्न 6 अंक के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय संख्याएं सभी शामिल होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य कथन होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्याओं को अक्षर W से व्यक्त किया जाता है। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। वोल नंबर से इसे हम व्यक्त करते हैं W से। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। दो पद वाला बहुपद दो पदी होगा, तीन पद वाला तीन पदी होगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, जिसमें हम x या 2 का गुणांक देख रहे हैं। यहाँ पे आपको x या 2 लिखा हुआ है इस बहुपद में और इसके गुणांक में कोई भी संख्या नहीं, अर्थात एक शामिल है यहाँ पे और कह रहा है कि 2 है, जबकि यहाँ 1 है। तो यह कथन आपका बिल्कुल असत्य कथन होगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 6 में आप देख रहे हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। तो यह बिल्कुल कथन सत्य होगा आपका, ये द्विघाती बहुपद कहलाता है। और 7वां प्रश्न, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। तो कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, 7x या 3 धन 3x धन 5 में x या 2 का गुणांक 5 है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 लिखा हुआ है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन होगा। इस पर चलिए 9वां प्रश्न, जिसमें 4x या 3 एक त्रिघात बहुपद है। तो घात 3 दिख रही है अधिकतम, इसका मतलब यह है कि एक त्रिघात बहुपद का प्रकार है। इसके बाद 10वां प्रश्न, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 अक्ष मिलकर यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। प्रश्न क्रमांक 11, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 नहीं होते लिख रहा है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन होगा, क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक, जैसे कि हम जानते हैं कि अक्ष इस तरीके से बनाई जाती है, तो इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, इस मूल बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 12 की बात करें, जिसमें x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद चलिए, बिंदु ऋण 1 2 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे आप चतुर्थांश बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं आप, प्रथम चतुर्थांश में धन धन का चिन्ह आता है और द्वितीय में आता है आपका ऋण धन का चिन्ह, ऋण और धन। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होना चाहिए और ये कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो ये कथन असत्य कथन होगा। 14 नंबर पे लिखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, जबकि 0 0 होते हैं। तो यह कथन असत्य कथन कहलाएगा। इसके बाद 2 ऋण 3 में कोटि का मान, आगे वाला मान भुज कहलाता है x का मान और पीछे वाला y का मान कोटि कहलाता है। तो y का मान ऋण 3 है, इसका मतलब भुज ऋण 3 है। यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, x अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। तो हम जब भी x अक्ष में मान रखते हैं तो पीछे वाला जो y का मान है वो हमेशा शून्य होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य कथन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखें, जिसमें 17वां नंबर का प्रश्न, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है कह रहा है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है और x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होता है। ये कथन भी आपको याद रखना है। इसका चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की बात करें, कार्तीय तल क्षैतिज रेखा y अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को x अक्ष कहा जाता है। तो ये कार्तीय तल में आप देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा हमेशा y अक्ष कहलाती है, जबकि ये लिख रहा है कि x अक्ष है, और क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है, जबकि लिख रहा है कि y अक्ष है। तो कथन असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 19वां, जिसमें देख रहे हैं x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ये y अक्ष का समीकरण होता है। इसके बाद 20वां प्रश्न, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होते हैं। तो इसी कथन को हम असत्य कथन कहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, 3x धन 2y बराबर 6 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बिल्कुल 2 चर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे घात 1 है, तो रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद 22वां प्रश्न देख रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यहाँ पे हमें दिया गया है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि ये मानक रूप है, ये x धन b y धन c बराबर 0। इसके बाद 23वां प्रश्न, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद चलिए बच्चों हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 24, जिसमें यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और इसका एक अद्वितीय हल होता है कह रहा है। तो ये कथन असत्य कथन होगा, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसके बाद 25वां प्रश्न, जिसमें समीकरण दिया है और इसका हल 1 1 है, x का मान 1 और y का मान 1। हम यहाँ पे समीकरण को संतुष्ट कराएं तो हम देखते हैं कि x धन 2y लिखा हुआ है, x की जगह 1 रख दें और y की जगह पे 1 रख दें, सरल करें तो 1 धन 2 बराबर हमें 3 ज्ञात हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है कि
हल 3 के बराबर होगा, तो कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद आइए हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 26, जिसमें एक बिंदु 05 समीकरण का हल है। तो यहाँ पे जो समीकरण हमें ज्ञात है 5x धन 5, तो आप यहाँ पे x का मान रख दें, x के स्थान पे 0 रखें जैसे कि ज्ञात है, और धन 5 लिख दें, तो 0 धन 5 बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाता है। y का मान 5 प्राप्त हो गया, ये देखिए y का मान 5 है, तो कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की बात करें, जिसमें समीकरण हमें ज्ञात है और y का मान 2 होगा, बताना है 1 यदि x का मान है। तो यहाँ पे हम y का मान निकालते हैं, जबकि x का मान हमें 1 ज्ञात है। 1 का पक्षांतर कर दे तो 5 ऋण 1 होगा, और सरल कर दें तो बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। y का गुणांक पक्षांतर कर दें, बटे में चला जाएगा, बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल कथन सत्य हो गया आपका कि y का मान 2 होगा। इसके बाद बच्चों हम 28वां प्रश्न देखें, जिसमें हमें लिखा हुआ है कि जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वे समरेख बिंदु कहलाते हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि अगर एक की सरल रेखा पर 3 या अधिक बिंदु स्थित होते हैं तो समरेख बिंदु के नाम से जाना जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद 29वां प्रश्न, जिसमें x धन y बराबर 0, इसके हल 1 और ऋण 1 है। आप मान रख के देख लीजिए, 1 ऋण 1 बराबर 0 प्राप्त हो जाता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद आप 30वां प्रश्न देखें, जिसमें आपको वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगी जब वस्तु बराबर है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 31, जिसमें वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। रिक्त स्थानों में भी हमने इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन किए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, जबकि सभी समकोण अगर समकोण बना दिए जाए तो सबका मान एक जैसा बराबर बराबर होता है, जबकि ये कथन कह रहा है कि नहीं होते, तो ये कथन असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 33, जिसमें बराबर वस्तुओं के समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता जबकि बराबर होता है। इसका मतलब 33वां नंबर असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आप 34वां प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो हमेशा जैसे इसके 4 भाग कर दें, तो यहाँ पे एक भाग देख रहे हैं आप 1/4 हो गया, तो 1/4 पूर्ण देखेंगे तो ये 4/4 के रूप में तो बड़ा होता है। इसका मतलब यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 35वां देखिए, जिसमें ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। ऋजु कोण 180 अंश का होता है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकते हैं, तो कथन बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि एक से अधिक समकोण हो ही नहीं सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऋजु कोण 90 अंश का होता है, जबकि हम कह रहे हैं कि 180 अंश का होता है, तो यह कथन आपका असत्य कथन होगा। 75 अंश का पूरक कोण 105 अंश है। पूरक कोण जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 90 अंश योग होता है, जबकि 105 अंश की बात कर रहे हैं, तो यह कथन असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। 38वां प्रश्न असत्य कथन हो गया। इसके बाद 39वां प्रश्न देखें, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो समांतर होती हैं। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर देंगी तो समांतर होने के सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यह कथन आपका असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 40 देखें, जिसमें न्यून कोण की माप 0 और 90 के बीच में होती है, तो कथन बिल्कुल सत्य कथन कहलाएगा। इसके बाद आइए 41वां प्रश्न, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते लिखा है, तो होते हैं जबकि, तो यह कथन असत्य कथन के रूप में होगा। इसके बाद आइए 42वां प्रश्न देखें, जिसमें रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 अंश होता है। जो रैखिक युग्म के कोणों का योग आप जैसा कि जानते हैं कि 180 अंश होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। बच्चों अब हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 43वां देखें, जिसमें लिखा है कि संपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि 180 अंश के बराबर होता है, तो यह कथन आपका असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। आइए 44वां प्रश्न देखें, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है, 2 न्यून कोण ही होते हैं। और 45वां प्रश्न में कह रहा है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। कोई भी त्रिभुज है, 2 भुजाओं का अगर इन दोनों का योग देखें तो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आइए प्रश्न क्रमांक 46वां देखते हैं, जिसमें एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, एक कोई त्रिभुज है जिसमें तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन कहलाएगा। आइए 46वां देखें, जिसमें किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 3 कोण होते हैं और तीनों आपस में बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण का योग तीनों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है, तो कि ये असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 48वां देखें, जिसमें त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 2 बराबर भुजाएं हैं, इनके समूह कोण हमेशा
इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण अगर बराबर हैं तो ये भी बराबर होते हैं, तो कथन आपका सत्य कथन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 49, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो कथन आपका सत्य कथन कहलाएगा। 50वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण होते हैं, कथन बिल्कुल सत्य है। और समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर होते हैं, जबकि 2 कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, और ये कह रहा तीनों कोण बराबर होते हैं, असत्य कथन कहलाएगा बच्चों ये। इसके बाद आइए 52वां प्रश्न देखें, जिसमें आपका समचतुर्भुज की बात हो रही है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होता है। एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती जबकि होती हैं, तो कथन आपका असत्य कथन कहलाएगा। आइए 54वां प्रश्न देखें, इसमें समांतर चतुर्भुज की विकर्ण 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें अगर विकर्ण बना दे तो दोनों सर्वांगसम बन जाते हैं, तो कथन आपका बिल्कुल सत्य कथन होगा। प्रश्न क्रमांक 55, जिसमें समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, यह कथन असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि 2 भुजाएं ही समांतर होती है, 2 भुजाएं नहीं होती है। अब आइए बात करें हम 56वां प्रश्न, जिसमें समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन आपका सत्य कथन है। 56वां प्रश्न होगा सत्य कथन। इसके बाद 57, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप जैसे कि जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यह कथन आपका सत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। प्रश्न क्रमांक 58, जो वृत्त पर आधारित है, आप देखते हैं कि वृत्त यदि हम देख रहे हैं और इस पे अर्धवृत्त बना दिया जाए, तो इसमें यदि कोण बनाया जाता है तो ये कोण 90 अंश का होता है, जो कि समकोण होता है, यह कथन आपका सत्य कथन कहलाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, जिसमें केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो आप यदि एक चित्र बना ले और यहां से वृत्त का केंद्र बना ले और इससे किसी भी बिंदु वृत्त के किसी बिंदु से मिला दे, तो ये हमेशा त्रिज्या कहलाती है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 60, जिसमें वृत्त की जीवा पर केंद्र से खींचा गया लंब उसकी त्रिज्या कहलाता है, तो यह कथन असत्य कथन होगा। प्रश्न क्रमांक 61 बच्चों, जिसमें यदि 2 वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन होगा, क्योंकि अगर 2 वृत्त बराबर बराबर लेने तो इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं भी आपस में बराबर ही कहलाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 62, जिसमें अर्धवृत्त का कोण 180 अंश होता है, जबकि हम जानते हैं कि 90 अंश का होता है, तो यह कथन असत्य कथन के रूप में जाना जाएगा। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बाद 64वां प्रश्न है, जिसमें एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 जीवाएं बना ले और केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होती हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। असमान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं, जबकि समान त्रिज्याओं वाले होते हैं, तो यह कथन आपका असत्य कथन कहलाएगा। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 66वां, जिसमें वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की बात हो रही है, व्यास होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी जीवाएं अगर बनाए छोटी बड़ी और ये केंद्र से होकर जाती है, तो ये व्यास कहलाती है, जो कि सबसे बड़ी जीवा है। इसके बाद शंकु पर आधारित प्रश्न है बच्चों। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग h होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू है, तो कथन सत्य है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू गोले का आयतन होता है। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो कथन आपका बिल्कुल सत्य कथन है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 70 देख रहे हैं, जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया और निम्न सीमा, आगे वाली निम्न सीमा पीछे वाली उच्च सीमा, निम्न सीमा 140 है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। और दंड आले केवल x अक्ष पर खींचे जा सकते हैं, जबकि y अक्ष और x अक्ष दोनों पे खींचे जाते हैं दंड आले, तो यह कथन आपका असत्य कथन होगा। इसके बाद वर्ग अंतराल में 40-60 में ऊपरी सीमा 60 दी गई, जबकि ये 40 लिख रहा है, तो यह कथन भी असत्य कथन है। तो बच्चों इस प्रकार से थे ये आपके सत्य एवं असत्य कथन वाले प्रश्न। यदि आपको कंटेंट पसंद आता तो कंटेंट को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।